स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन पे द प्रकाश पुंज पांडे शो। शुरुआती दौर में शो का नाम था पीपी शो और हमने उसको, कई लोगों का क्वेश्चन था कि द पीपी शो क्या है, तो हमने उसको रेक्टिफाई करते हुए द प्रकाश पुंज शो नाम दिया है। और आज इस शो में, जैसा कि आपको शो का थीम पता है कि विशिष्ट अतिथियों के जीवन की कहानी उन्हीं की ज़बानी हम सामने ले आते हैं। और हमने कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं सामाजिक, राजनीतिक, ब्यूरोक्रेसी में। और अब हम एक फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार का इंटरव्यू करने वाले हैं आज, और उनकी जीवन के बारे में उन्हीं से जानेंगे जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चिर परिचित चेहरा हैं। राजेश अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार, धन्यवाद। और स्वराज मिशन के इस चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और अच्छा लग रहा है आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं काफ़ी लोगों का करने के बाद। नहीं, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि राजेश जी का इंटरव्यू बहुत पहले ही शेड्यूल था, लेकिन कुछ इनके शेड्यूल्स और मेरे शेड्यूल्स के चक्कर में नहीं हो पा रहा था। लेकिन बोलते हैं कि जब वो विधि का विधान जब होता है, जब तय होता है, उसी समय सब कुछ होता है। तो इसी तयशुदा कार्यक्रम में आज राजेश जी के, सबसे पहले हम राजेश जी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। नॉर्मली सबको पता है कि राजेश जी एक एक्टर हैं, टीवी, फिल्म, बहुत से इन्होंने फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं। अब वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड है, साथ में राजनेता भी हैं। तो ऐसे बहुत से अनछुए पहलुओं को हम आज छूने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि व्हाट एवर योर फैमिली बैकग्राउंड, और बचपन में राजेश कैसे थे? बचपन में राजेश कैसे थे? मेरा जो पैदाइश है वो गरियाबंद में हुआ है। अभी जिला बन चुका है गरियाबंद, उस समय नहीं था। रायपुर जिले के अंदर आता था, तहसील था वो। और उसके आगे हमारा पैतृक गांव अमलीपदर देवभोग, जो आप जानते होंगे, जो उधर है। तो बचपन से ही एक लगाव था कि जब से स्कूल हो या अगर बोलूँ कि मैं शुरुआत, जब हम छोटे थे, नर्सरी पढ़ते थे, बाल मंदिर, तो मैं गाना वाना मतलब गाते हुए घर आता था, गाने वाने सुनता था। तो काफ़ी, तो रास्ते में मुझे आंटी, या जो रास्ते में होती थी, ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल, तो मुझे चॉकलेट दे के मुझसे बोलती थी, बेटा गाना सुना। तो कमाई उसी वक्त से चालू हो गई थी। तो जो है फिर एक एक्टिविटीज, जो है स्कूल का माहौल, फिर कल्चरल एक्टिविटीज वहाँ जो होते हैं, डांस का गानों का, इस तरह से कंपटीशन में जाना, फिर एक बहुत सारी चीज़ों को लेके गरियाबंद में बहुत कुछ मैंने सीखा। और वहाँ का वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि, तो ये सब फिर हम बड़े हुए, फिर रायपुर आए। और यहाँ पे भी स्कूल में जब मैं पढ़ा, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, तो और स्कूल्स हैं मेरे, तो यहाँ पे भी काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में मेरा लगाव था। तो डांस कंपटीशन हो, ड्रामा हो, थिएटर एक्टिंग हो, इन सब में इन्वॉल्वमेंट मेरा रहा है। वो करते करते एक था मामला। और मेरे सबसे बड़ी बात कि दादाजी जो थे, देवभोग के काफ़ी प्रसिद्ध, मतलब एक का नाम था स्वर्गीय पंडित नारायण प्रसाद अवस्थी। उनका भी एक संगीत का बड़ा अच्छा रुचि था। उनकी एक पूरी मंडली थी जो कि पूरी फेमस, और बहुत अच्छा कमाल का उनका, वो तो लैंडलॉर्ड आदमी थे, उनके तो काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन एक शौक बोलना चाहिए जो कि वो था, तो शायद ब्लड में हमारे था। और शुरुआत की बात करूँ इस इंडस्ट्री में आने की, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड। मेरे फादर पीडब्ल्यूडी में अकाउंटेंट, गरियाबंद में, वहीं से रिटायर हुए वो। सामान्य जीवन था और बस इस तरह से। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब छैया भुइयां जब बनी, बड़ी पहली फिल्म बनी, बड़े भैया भी इन सब चीज़ों में काफ़ी एक्टिव थे, प्रकाश अवस्थी। तो मम्मी ने पेपर में एक देखा, ऐड आया है, बोले बेटा एक ऐड आया है, इसको तू चले जा जरा, कोई फिल्म विल्म बन रहा है यहाँ पे। तो मम्मी को भी काफ़ी इंटरेस्ट था। हालांकि हमारे पापा उसके खिलाफ है, जब बड़े भैया फिल्म विल्म देखने जाते थे तो पापा नाराज हो जाते थे कि भाई फिल्म विल्म क्या देखते हो तुम, इस टाइप से भी था मामला। लेकिन ठीक है सब चीज़ें। तो फिर वो काफ़ी लेट हो चुका था, तो प्रकाश भी जब छैया भुइया आ गया, तो उनकी पहली फिल्म थी। तो एक फिल्म हिट हुई, सभी लोगों से मेरा परिचय हुआ, अनुज जी से, सभी जितने भी टीम है, तो घर जैसा माहौल। छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म गरियाबंद में शूटिंग हुई, माया दे दे मैं ले ले। सबसे परिचय था भूपेंद्र साहू जी, प्रेमचंद राकड़ जी, काफ़ी लोग मुझे जानते थे। तो एक मेरे घर पे भी कुछ यूनिट रुकी थी, प्रेम जी का आना जाना। और मैंने फिर एक बात रखी अनुज जी, प्रेम जी सबके सामने, कि भाई मुझे भी कुछ। तो एक मेरी शुरुआत उस फिल्म से हुई है। और वहाँ से जो शुरुआत हुई, फिर प्रेमचंद राकड़ जी का आभारी हूँ, भूपेंद्र साहू जी का आभारी हूँ कि लगातार मुझे 3 फिल्मों में उन्होंने कास्ट किया। और उसके बाद मेरे गानों का सिलसिला, फिर एल्बम सुंदरानी के प्रोडक्शन के काफ़ी काम किया। फिर मैं मुंबई चला गया।
मुंबई जाने के बाद बहुत सारे सीरियल फिल्म करते रहा और आज आप लोगों के बीच बहुत सारा काम करते हुए नजर आ रहा हूँ। फिर वो सिलसिला चलता आ रहा है अभी तक। बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने एक लंबी स्टोरी बताई, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हमें बताना होता होता है। और राजेश जी को हमेशा हमने एक फ्रेश चेहरे के रूप में, जैसे कि तुरंत ही एकदम रेडी होके ही बैठे हैं, मतलब हमें जब भी इनको देखा है, सोशल मीडिया पे हो या पब्लिक इवेंट्स में हो या कोई सोशल गैदरिंग में हो, हमेशा फ्रेश। तो एक थोड़ी सी लोग जिज्ञासा होती है कि जो एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी लाइफ क्या आम आदमी जैसे होती है? नॉर्मली होता है कि आम आदमी, हम जैसे आम आदमी ठेले पे खड़े होकर गुपचुप भी खा सकते हैं, हम सब्जी भी खरीदने चले जाते हैं, हम किसी शॉपिंग मॉल में भी चले जाते हैं। लेकिन एक सेलिब्रिटी बनने के बाद, खासकर ये जो सिनेमा इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारे भारत की तीन ही इंडस्ट्री है जिसमें लोगों का 100% रुझान है: सिनेमा, पॉलिटिक्स और क्रिकेट। सो क्या कभी आपको ऐसा फेस होता है कि आम आदमी का जीवन आप जी पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स होती हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं खुद भी अपने आप में महसूस नहीं होने देता कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और मैं सामने वालों को महसूस कराता हूँ कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। क्योंकि मैं मुंबई भी रहा हूँ बहुत सालों तक और मैंने काफ़ी सेलिब्रिटियों से मिला है, काम भी कर रहा हूँ, कई लोग साथ किया भी है, बहुत सारी फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं। तो होता यह है कि आपके ऊपर है। देखिए ज़्यादा कुछ होता नहीं छत्तीसगढ़ में, अगर मैं बात करूँ तो जो लोग फिल्म देखे थोड़ा दूर से देखते हैं, कहीं भीड़ में हम होते हैं, कभी किसी मॉल में होते हैं, कभी किसी गाँव में होते हैं, तो देखते हैं कि वो भैया आ रहे हैं, भैया एक फ़ोटो ले लें, भैया एक, उस उससे ज़्यादा ऐसा कुछ विशेष होता नहीं है। लेकिन मैं भी सब्ज़ी लेने जाता हूँ, मैं खाना भी बनाता हूँ, मैं सब वो काम करता हूँ जो एक हर व्यक्ति करता है। समय मिले तो हर काम करता हूँ मैं, और एक साधारण-सी ज़िंदगी, साधारण-सी लाइफ़ है मेरी। मेरे परिवार है, उनको भी समय देना पड़ता है और बस यही है ज़िंदगी। और जब शूटिंग होता है, शूटिंग करते हैं, काम होता है, काम करते हैं, आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, बस यही है। राजेश जी, कभी बचपन में ऐसा फीलिंग आई होगी कि मैं भी, जैसे पिताजी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मैं भी पढ़ा लिख के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं? ठीक है, शौक तो था ही है, जैसा आपने बताया कि बचपन से ही आपको गाने, जैसे आत्मनिर्भर बन गए थे, आंटियों को गाना सुनाते थे क्योंकि उनकी चॉइस होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज में आप भाग लेते थे, स्कूल हो, कॉलेजेस हो। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये लाइफ पे जाने से अच्छा, ठीक है दादाजी आपके इंस्पिरेशन थे, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहिए, या ये एक कैरियर जो है, खासकर छत्तीसगढ़ में, उस समय छत्तीसगढ़ बना नहीं था, तो काफी चैलेंजेस होंगे इस फील्ड में? जी देखिए, ऐसा है कि बचपन से मुझे ऐसा लगता था, जब मैं समझना चालू किया तो मुझसे पूछते थे, मैं बोलता था मुझे कलेक्टर बनना है। लेकिन पढ़ाई में मैं था ज़ीरो, बहुत अच्छा मेरा पढ़ाई नहीं था। मैंने मैथमेटिक्स से 12 किया, दूसरी बार पास हुआ। मतलब ये लोग मतलब पहले बार में बहुत कम नंबर आए थे, मैंने दूसरे बार अच्छे, बोलते थे पहले चलता था हमारे यहाँ वो सेकंड टाइम, तो वो फिर बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए, पीएससी भी मैंने फाइट आउट किया, लेकिन मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। तो कोशिश काफ़ी रही, लेकिन वही बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो भाग्य में था। और अभी ऐसा कुछ बहुत सारा चीज़ कर गया हूँ कि अब लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, जो नियति डिसाइड करती है आपके लिए, वो ऑटोमेटिक उसके लिए आपके रास्ते खुलते जाते हैं। और ये भी देखिए, दर्शकों को पता चला कि पीएससी और यूपीएससी में जाने का इनका ख्वाब था, लेकिन आज वो एक सिनेमा इंडस्ट्री में एक चिर बढ़ते चेहरा बन गए हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है। एक बार दर्शकों को प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने काम किया और काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में क्या प्लानिंग्स हैं? हाँ, काम किया हूँ वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी कुछ मुख्य बता देता हूँ कि मुंबई में मैंने बहुत सारे सीरियल किए। जी में मेरा आता था, बनू मैं तेरी दुल्हन, स्टार प्लस में संगम आता था, डीडी में मेरे शो आता था, सोनी 2 शो डीडी का करता था, बिग मैजिक में एक हम हैं बजरंगी, दूरदर्शन के 2 शो करता था। फिर बहुत सारी फ़िल्में की हैं मैंने, भोजपुरी फ़िल्म भी की, रवि किशन जी के साथ की, विनय आनंद जो गोविंदा के भांजा, उनके साथ मैंने फ़िल्म की। और उसके साथ-साथ मैंने अनेकों ऐसा काम किए हैं, डबिंग आर्टिस्ट रहा हूँ मुंबई में काफ़ी फ़िल्मों में, साउथ की और इंग्लिश फ़िल्मों में मेरा आवाज़ है, तो ये सब भी मैंने काम किया। फिर अभी जो हिट फ़िल्म है छत्तीसगढ़ में, एल्बम तो काफ़ी किया मैंने, लेकिन हिट फ़िल्मों में मैया 2 अब एक बड़ी अच्छी फ़िल्म रही जिसमें प्रकाश जी भी थे। होम प्रोडक्शन की बहुत सारी सीरीज़ हमारी बनती रहती है, मैया 3 भी बन रहा है अभी, लेकिन उसमें मैं नहीं हूँ, प्रकाश भैया हैं। तो लगातार ऐसा। और टूरा चाय वाला मेरी एक फ़िल्म आई थी, काफ़ी अच्छा उसका गाना बहुत अच्छा हिट रहा, फ़िल्में भी बहुत अच्छी चली।
अभी आने वाले प्रोजेक्ट 2 छत्तीसगढ़ी फ़िल्म जो इस साल आएगी, एक का नाम है मैया हो गए चोरी चोरी और दूसरा है दिल तोड़ हो गए। गजेंद्र श्रीवास्तव प्रोडक्शन की ये दोनों मूवी है और जिसमें मैं मुख्य कलाकार हूँ। और उसके साथ-साथ वेब सीरीज़ अभी बॉलीवुड की मेरी आने वाली है। एक अनारकी करके वेब सीरीज़ है, वो मेरी आ रही है, तारिक खान जी की है, जिसमें काफ़ी तिग्मांशु धूलिया जी, यशपाल शर्मा जी, अनीता हसनानी और पीयूष मिश्रा जी के साथ मेरा पैरेलल काफ़ी अच्छा रोल है उसमें, वो आएगी अभी। और एक आएगी धरना मान्या, दुर्गेश सिंह जी हैं, पंचायत गुल्लक के राइटर हैं, वेब सीरीज़ काफ़ी फ़ेमस है, उनकी एक लिखी हुई स्टोरी अंबिकापुर में शूट हो रहा था। तो उसका नाम है सीरीज़ का लंत रानी। यूपी में काफ़ी वो गप्पेबाजी को इस तरह से कहा जाता है। काफ़ी कॉमेडी एक अच्छा सीरीज़ है जिसमें जितेंद्र कुमार जो कि बहुत प्रसिद्ध एक्टर हैं, पंचायत सीरीज़ और आपका चमन बहार ये सब में थे। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा लीड रोल ही है, वो भी आप देखने को मिलेगा। और साथ-साथ अभी आने वाले समय में और भी आप मुझे हिंदी वेब सीरीज़, फ़िल्में और छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में देख पाएँगे। अ, एक सवाल रहा है चूँकि आप पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, तो ये पॉलिटिक्स में जाने का कहाँ से ख़्याल आया? या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ा या इंटरेस्ट था? अ, अगर मैं कहूँ तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, मगर कुछ करने की चाहत थी। और मैं गरियाबंद में था तो मेरे आस-पास बहुत सारे राजनेता लोगों से मुलाकात होती थी, जान-पहचान था। और जब फ़िल्म लाइन में हम आप काम करते हैं, तो कहीं न कहीं मंचों पे आप शेयर करते हैं ऐसे लोगों के बीच कि कहीं आपको सेलिब्रिटी के रूप में बुलाया जाता है, कभी किसी प्रचार में बुलाया जाता है, कभी किसी ऐसे अवसर पे बुलाया जाता है कि किसी को कोई फ़ंक्शन में अवार्ड देना हो या और भी ऐसे। तो इस तरह से एक मिलना-जुलना होता रहता था, लेकिन मेरा चूँकि जुड़ाव था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मेरा शुरू से मैंने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया है देश के लिए, और वो मेरे काफ़ी बड़े, चूँकि कवि भी रहे हैं और हम कलाकार हैं, तो उन चीज़ों को हम फ़ॉलो करते हैं, तो उनकी भावनाएँ। और फिर आज देख रहे हैं मोदी जी हैं, और मैं ज़्यादा कुछ इस तरह से नहीं, एक स्थिति बनी, एक परिस्थिति बनी कि माननीय रमन सिंह जी से मुलाकात होते रहती थी, तो फिर एक ऐसा अवसर आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। और जुड़ के फिर मुझे एक दायित्व भी मिला पार्टी में प्रदेश स्तरीय प्रदेश अध्यक्ष बनने का, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। उस नाते से छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए काफ़ी मैंने जो भी कर सकता था किया। मैंने संस्कृति विभाग से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने विभाग को भी जानकारी दी कि कलाकारों के जो हित में हो, फ़िल्म इंडस्ट्री के हित में हो। लगातार बहुत समय तक हम मांग करते रहे कि फ़िल्म विकास निगम बने। पहला अध्यक्ष मुझे बनने का मौका मिला फ़िल्म विकास निगम का। तो वो सब चीज़ें हैं, तो इस तरह से एक राजनीति का भी, अभी भी दूसरी बार मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और भी अन्य विषयों पे कार्य कर रहा हूँ। तो राजनीति एक पार्ट है और मुझे लगता है हर इंसान को राजनीति करना चाहिए, और ख़ासकर युवाओं को, क्योंकि अगर आप राजनीति में नहीं आएँगे तो ऐसे लोग राजनीति करते हैं, फिर वही है कि 4 लोग बात भी करते हैं, अरे वो देखो ये कर रहा है, तो आप क्यों नहीं करते? मुझे मुझे ये कहना है, मेरा उन लोगों से सवाल भी रहता है कि भई आप क्यों नहीं करते? आप भी बदलने की शक्ति रखते हो। मैंने सोचा था कभी मैं फ़िल्म विकास निगम का अध्यक्ष बनूँगा, एक चेयरमैन बन जाऊँ किसी निगम मंडल आयोग का, या और कुछ मेरे साथ भविष्य में हो सकता है। आपको राजनीति में आना पड़ेगा। आप आएँगे, आप खुद बदलिए, आप खुद सक्षम हैं, सभी व्यक्ति सक्षम हैं, तो मैं सभी को बोलता हूँ कि आप सबको आना चाहिए। हाँ, पक्ष-विपक्ष की बातें सब होते रहती है, लेकिन आप में अगर गट्स है, आप में अगर ताकत है, आप में अगर शक्ति है, आप में अगर सोच है, तो फिर आने वाले वक़्त में आप कई लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं अपने छत्तीसगढ़ कलाकारों के लिए बहुत कुछ करूँ, ऐसा काम करूँ कि सबका भला हो। उसके लिए राजनीति में आना ज़रूरी है। मैं राजनीति में नहीं आऊँगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए पावर भी ज़रूरी है, और पावर आता है आपके पास, तो फिर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको सिस्टम को बदलना है, तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा और सिस्टम के हिस्सा जब आप बन जाते हैं, तो सिस्टम की बारीकियों को समझते हुए आप संवेदनशीलता से जिसके लिए भी, समाज के जिस वर्ग के लिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं या कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, यकीनन। राजेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। दूर से बैठ के ब्लेम करने से, ब्लेम गेम से कोई काम नहीं होना है। अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो यू हैव टू एंटर पॉलिटिक्स। राजेश जी, नॉर्मली आपको बहुत शांत स्वभाव में देखा गया है। रियल लाइफ में तो अलग-अलग किरदार हो सकते हैं, पर रियल लाइफ में राजेश शांत, शालीन है या गुस्सा आता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर इंसान के अंदर बहुत सारी भावनाएँ होती हैं, खुशी भी मिलती है, गुस्सा भी आता है, शांत भी रहता हूँ। मगर वो
किस जगह में हूँ, क्या माहौल है, कोई व्यक्ति कैसे है। जब मैं देखता हूँ कि समाज में कोई बुराई हो रही है, किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, तो मुझे गुस्सा आता है। मेरे साथ कुछ होता है तो मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन जब परिवार के ऊपर या कोई समाज के ऊपर या किसी ऐसे चीज़ें जो कि देश हित में ना हो, तो मुझे गुस्सा आता है और फिर बहुत गुस्सा आता है। तो ये नहीं है कि मैं चिल्ला लूँ वहाँ पे, कुछ लड़ाई झगड़ा कर लूँ, लेकिन अंदर से एक गुस्सा आता है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर कुछ गलत होते हुए दिखे तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ हर व्यक्ति को पुरजोर आवाज़ उठाना चाहिए। और राजेश जी ने बहुत सी बातें की। राजेश जी, आपने कुकिंग का ज़िक्र किया था कि कुकिंग का भी आपको शौक है। तो ये शौक शादी के पहले आया या शादी के बाद? असल में हम लोग 3 भाई हैं, बहन नहीं है सगी, और सबसे छोटा मैं घर का। तो हम तीनों भाई खाना बना लेते हैं। मम्मी-पापा, पापा जो है जॉब में थे, मम्मी अपना खेत-वेत तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी, अपना जाती-आती थी, तो हम तीनों भाई सेल्फ मतलब घर में रहना होता था और सब बनाना सीख गए हम लोग। तो छत्तीड़ी सभी डिश बना लेता हूँ मैं। उसके अलावा भी और फैमिली के लिए जितने प्रकार के इटालियन है, चाइनीज़ है, सब मैं बना लेता हूँ। और मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा शौक है मेरा। अगर मैं शायद और कोई काम नहीं करता तो अच्छा शेफ़ होता। देखिए, ये इंटरव्यू का यही मोटिव है कि देखिए एक नई बात सामने आई कि राजेश अवस्थी एक शेफ़ भी हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं। तो यकीनन इनके जो करीबी हैं वो जानते होंगे इनके हाथ के स्वाद के बारे में, और हम भी चाहेंगे कि कभी ऐसा मौका मिले कि राजेश जी के हाथ का कुछ चखें। तो इसका मतलब मैरिड लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी गुज़रती होगी, क्योंकि अमूमन जब आप शांत हैं, शालीन हैं, सेलिब्रिटी हैं ही, लेकिन आप शेफ़ भी हैं, तो मतलब घर में तो बहुत पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर होता होगा। हाँ, ऐसा तो रहता है, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है मुझे खाना बनाने का, क्योंकि मेरी वाइफ़ मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है और उसके हाथ का खाना मुझे पसंद है। बच्चे के लिए कभी-कभी बना देता हूँ मैं खाना अपना। तो मिसेस अवस्थी जी, आप देख रही हैं इंटरव्यू और आपकी पूरी तारीफ़ हुई है, उसमें नो डाउट है। एक जब बात पति-पत्नी की हो रही है तो पति-पत्नी में कहा-सुनी भी हो जाती है। तो नॉर्मली माफ़ी कौन माँगता है? अब ये तो जो दुनिया का नियम है वही होगा और क्या है। बिना कहे ही इन्होंने सब कह दिया कि दुनिया का प्राकृतिक नियम यही है कि पुरुष को ही झुकना है और नारी को हमेशा सर्वोच्च जगह दी गई है, और ये बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा संदेश भी है। थोड़ा-सा आप सीरियस नोट की बात करते हैं। एक ऐसा दौर, एक ऐसा दुश्मन पूरे विश्व ने देखा पिछले 2 साल में, जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था, ना सुना था। कभी हमने बचपन से, हमारी पीढ़ी ने तो बचपन से कभी अपने आप को कैद में महसूस नहीं किया था। लेकिन एक कोविड 19 नाम के वायरस ने पूरी दुनिया को घर में कैद होने को मजबूर कर दिया। हर इंडस्ट्री प्रभावित हुई। आपकी इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई। वो उस दौर का कोई अनुभव आप शेयर करना चाहते हो? सबसे पहले बात, आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो याद दिला दी। मुझे लगता है आप और हम सौभाग्यशाली जो कि एक-दूसरे आमने-सामने बैठे हैं। इंटरव्यू कर रहे हैं आप मेरा, मैं आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि अच्छे-खासे फिट तंदुरुस्त लोग, मेरे पारिवारिक रिश्तेदार हों, फ़िल्म इंडस्ट्री के ऐसे व्यक्ति जिनसे मैं सवेरे बात किया और पता चला शाम को वो नहीं है इस दुनिया में। काफ़ी मेरे करीबी, मतलब बहुत क्लोज़ भाई, दोस्त, रिश्तेदार, अपने, सब बिछड़ गए। पता ही नहीं चला कि क्या है। तो कभी-कभी लगता है कि जीवन में ये एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है ऐसे चीज़ों से, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे फ़िलॉसफ़ी की बातें और बहुत सारी ऐसी मेरी भावनाएँ हैं मन में। बहुत सारे ऐसे लोग हमने खो दिया जिनके जीवन में कुछ करने की इच्छा थी, वो कुछ और कर सकते थे। बहुत सारे हमारे निर्देशक, कलाकार भाई, लिस्ट बहुत बड़ी है इसकी। तो कोविड काल ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को। ये सिखाया है कि आपका हर दिन, हर पल आखिरी है। आपके साथ कल क्या हो जाए नहीं पता, इसलिए अपने जीवन में हर पल को अच्छे से जियो और कुछ करने का ठान लो। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में कोविड कॉल की बात भी करूं और मैं ऐसे कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ हूं। मैं सोचता हूं कि मैं खुशनसीब हूं कि घर परिवार में शाम को बैठ लेता हूं, मम्मी-पापा के साथ मिल लेता हूं। सेना के जो जवान हैं, सोचिए वो जाते हैं, उनका क्या होता होगा? जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आप ये सोचिए कि सेना के जवान हैं, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई घटना चल रहा है कि वो आपका आखिरी दिन है, इसके बाद आप नहीं रहेंगे, तो आपका हर फैसला अटल रहेगा। आप किसी से मत डरिए इस दुनिया में। आपके मन में जो है सबके सामने बोल दीजिए।
जाइए आप बात कीजिए सब लोगों से, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री कोई हो, दुनिया में जाइए, बात कीजिए अपना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या होगा जीवन में, आप हैं जिंदा, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक जिंदा है, ज़िंदगी जिएँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से ये कोविड का दौर और इस तरह का महामारी ना आए इस भारत देश में, क्योंकि बहुत कुछ छीना है लोगों का और जिनका छीना है वो लोग जानते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। बिल्कुल, जिनकी हानि हुई है, जनहानि हुई है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, वो अपूरणीय है। और वो जो मंज़र था फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, वाक़ई वो दिल दहला देने वाला था। चारों ओर हमें सिर्फ़ दर्द और दर्द ही दिख रहा था और हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ सफ़र किया है और सबके साथ कुछ न कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं। तो राजेश ने जी ने भी उन वाक़यों का ज़िक्र किया। थोड़ा-सा गमगीन माहौल हो गया था। तो राजेश जी, अब आप ही, चूँकि आप सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, आपने बहुत से गाने गाए हैं, तो आपका इंटरव्यू हो और हम 2 लाइनें ना सुनें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई एक गाना जो आपके दिल के करीब हो और हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए वो डेडिकेट करना चाहते हों? आह, देखिए अभी फ़िल्मों का गाना जो एक मेरा बड़ा हिट हुआ है, मैं सॉरी टू रचाया वाला फ़िल्म का गाना एक 40 मिलियन से भी ज़्यादा उसको लोग देख चुके हैं अभी तक। छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्यार मिला है, बाहर के लोग भी देखे हैं और ऐसी फ़िल्में मैं बनाते भी रहता हूँ। तो उसी का एक लाइन मैं दर्शकों के लिए जो कि ये जानते भी हैं। मोर मन के सुआ उड़ाथे देखेले दुनो तोर नैना, मोर हृदय तहीं समाए सवरेंगी गोरी मोर बैना। मोर मन के सुआ उड़ाथे देखेले दुनो तोर नैना, मोर हृदय तहीं समाए सवरेंगी गोरी मोर बैना। तो ये एक रोमांटिक गाना है और जो डेडिकेट करना चाहता हूँ वो दर्शकों के लिए, माया 2 एक फ़िल्म आई थी, उसमें रामेश्वर वैष्णव जी ने काफ़ी अच्छा एक गाना परिवार के लिए लिखा था। कत को दावा करे भले संसार गा, कत को दावा करे भले संसार गा, काम आथे दुख सुख माँ परिवार गा, हो काम आथे दुख सुख माँ परिवार गा। हे दिखावा दोस्ती और प्यार गा, हे दिखावा दोस्ती और प्यार गा, काम आथे दुख सुख माँ परिवार गा, हो काम आथे दुख सुख माँ परिवार गा। धन्यवाद। बहुत शानदार। देखिए, ऐसा सिलेक्टिव गाने के माध्यम से जो मैसेज दिया है कि हर सुख-दुःख में आपका परिवार ही आपके साथ, आपका काम आता है, आपके इष्ट मित्र। तो सबके साथ मिल-जुल के रहिए, फैमिली की वैल्यू समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये उनको मालूम होती है जिनकी नहीं होती है। तो फैमिली की वैल्यू समझिए, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास होता है हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं और जो नहीं होता है हम उसके पीछे दौड़ते हैं। राजेश जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं। अंत में सिर्फ 2 सवाल, क्योंकि इनके आगे के भी बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। राजेश जी, युवा खासकर कोविड के बाद एक दोराहे पे खड़ा है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बहुत से, क्योंकि रोजगार के अवसर कम हैं और महंगाई बढ़ रही है। तो युवाओं युवाओं के जो ये दोराहे वाली स्थिति है, कन्फ्यूजन वाली, उनको लेके एक संदेश राजेश अवस्थी का कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो ये विचलित प्रवृत्ति हो रही है, उस पर आपका एक संदेश। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक दौर आता है, जैसे मैं अनुभव करता हूँ, फ़िल्म इंडस्ट्री की भी बात करता हूँ कि कई लोग जो है, भैया मुझे काम करने का शौक है, मुझे काम दीजिए। मैं बोलता हूँ जिस दिन जुनून होगा उस दिन आना मेरे पास। शौक वाले लोग का मैं शौक पूरा नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि आप अभी पंक्चुअल नहीं होते। जब मैच्योरिटी क्या होता है भाई साहब, कि आपके पास खाने का नहीं हो, आपके पास परिवार की ज़िम्मेदारी बहुत हो और आपको कुछ जीवन में कर गुजरना है, तो जब घर से संपन्न लोग होते हैं ना, या जब घर से आते रहता है, जैसे मैं मुंबई में भी देखा हूँ, काफ़ी लोग आते हैं एक्टिंग करने, घर से पापा पैसा भेज रहे, मम्मी पैसा, मस्त पार्टी वार्टी करते करते जब पैसा खत्म हो जाता है फिर वापस आ जाते हैं रायपुर।
आपके जीवन में आपको हर पल आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा और आपका डिसीजन एक फिक्स कर रखिए। आप ऐसा नहीं कि कभी कोई कोई बोल दिया, कभी मैं देखता हूँ कि किसी से हम बात करते हैं तो घर में ठीक है, घर में पूछ लीजिए, फिर वो माइंड बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। आएँगे किसी चीज़ के लिए या किसी और काम को करना चाहते हैं, लेकिन बार-बार उनका दिमाग डाइवर्ट होते रहता है। किसी दोस्त ने कह दिया कि वो काम अच्छा है, तो वो काम की तरफ चले जाएँगे, किसी ने कह दिया कि वो काम बुरा है, तो वो काम की तरफ चले जाएँगे। आप अपने आप पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप दुनिया में हर काम कर सकते हैं। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रख के, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, आप ये सोचिए कि आप हर दिन युद्ध में निकल रहे हैं, आपके जीवन में आपका वो आखिरी दिन है और आखिरी पल है, आप जो भी करने जा रहे हैं, आप उसको करके आना है आपको। आपको विजय हासिल करके आना है, तो आप सफल हो पाएँगे। आप कल के ऊपर डाल देंगे कि मैं कल देखूँगा, परसों देखूँगा, तो कल-परसों किसी का नहीं आता है। जो आता है आज ही आता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कि काल करे सो आज का, राज करे सो अब, पल में करोना आएगा, बहुरी करेगा कब। राजेश जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि फिक्स योर एम, आपका एम फिक्स करिए और उसके पीछे जुनून से भिड़ जाइए। और एक शाहरुख खान का डायलॉग भी था, अगर आप ही सुना देंगे कि वो कायनात मिलाने के बीच हम लोग तो नहीं सुना पाएँगे। अगर अगर वो हो जाए तो वो शायद मैसेज में और 4 चाँद लग जाएँगे। क्या था वो? हाँ, अगर अगर हाँ, तुम किसी हाँ, चीज़ को अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी तुम्हें उससे मिलाने के लिए झुक जाती है, ऐसा कुछ था उसमें। बहुत बढ़िया। और ये सब डायलॉग्स एक्टर्स के ही मुँह से अच्छे लगते हैं। हमारा काम है दर्शकों और सेलिब्रिटीज़ के बीच में एक सामंजस्य पैदा करना, जो हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये दिन-ब-दिन और सुधार हो। और राजेश जी, अंतिम सवाल, जैसा कि हम अपने सभी गेस्ट से, अतिथियों से स्वराज मिशन के द पीपी शो के बारे में, प्रकाश पुंज पांडे शो के बारे में फीडबैक लेते हैं कि जो हमने फरवरी से, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, फरवरी से ये हमने मुहिम शुरू की है कि जो यूथ आज डगमगाया हुआ है, वो अब वॉरेन बफेट और डोनाल्ड ट्रंप को लोग जानते तो हैं, लेकिन कभी आस-पास देखे नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे आस-पास के लोगों की जीवन की कहानियाँ और स्ट्रगल सामने आए, तो एक प्रेरणा मिलती है और एक नई दिशा मिलती है। तो कैसे देखते हैं आप इस शो को? ये वाक़ई में बहुत अच्छा शो है और इस शो के आपके बहुत सारे एपिसोड मैं देखा हूँ, इसलिए भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि लोगों को ये जानना ज़रूरी है और आप जैसे व्यक्ति जो इस काम को कर रहे हैं, ये बहुत अपने आप में है, अच्छी बात है और सभी युवाओं को ये देखना चाहिए, जानना चाहिए। आपको पता है कि मैं बुक पढ़ता था, मैं भी सेलिब्रिटी से, मतलब जो जो ऐसे मेरे पास बुक है कि शून्य से शिखर एक बुक है, दुनिया में 100 सक्सेसफुल लोग, ऐसे एक बुक है। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, जिनको पढ़ता था जी, उस समय बुक्स थे, तो पढ़ता था कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति कैसे राष्ट्रपति बने या कोई सक्सेसफुल पर्सन कैसे सक्सेसफुल हुआ, धीरू भाई अंबानी जी क्या करके बढ़े। आपको लोगों को जीवनी के बारे में जब जानेंगे तो आपको अपने आप में विश्वास होगा, आपकी अंदर ऊर्जा आएगी और आपको सब कुछ जाने का। और एक शो ऐसा माध्यम है कि ऐसे लोगों का ये इंटरव्यू करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपको बताते हैं और आपको एक अवसर मिलता है जानने का। ऐसे क्योंकि देखिए हम लोग फ़िल्म वाले हैं या किसी और राजनेता हैं, या हम लोग मंचों पे ऐसा बात नहीं करते अपने बारे में कि हमने ये किया, वो किया, ऐसा नहीं। लेकिन आप जैसे व्यक्ति जब पूछते हैं तो हम बताते हैं चीज़ों को लेके, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका फ़ायदा हो। और वाक़ई में आपको बहुत-बहुत बधाई, साधुवाद कि आप ऐसा शो लेकर आए हैं और जनता के बीच में ऐसा शो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं और इससे निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलेगी। राजेश जी ने सच्चे मन से बहुत सी बातें कहीं और इस शो के बारे में भी जो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की और जो शुभकामनाएं दी, उसके लिए हम भी कृतज्ञ हैं। और हम भी यही चाहते हैं, हमारी साफ़गोई से, साफ नीयत से यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ से, जो पब्लिक फेसेस हैं, अगर आप भी अपने जीवन में उनकी वैल्यूज़ को चरितार्थ कर लें, जैसे अजय जी ने बहुत अच्छी बातें बताई फैमिली के बारे में, करियर के बारे में, हाउ टू फोकस, बस ये चीज़ें हैं, इनको आप चरितार्थ कर लीजिए और देखिए कमाल, उसके बाद आपको रिज़ल्ट ही रिज़ल्ट मिलेगा। राजेश जी, अपने शेड्यूल में से आपने बहुत सा समय दिया और बहुत रोचक बातें बताई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वराज मिशन का और माननीय प्रकाश पुंज पांडे जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। और बहुत दिनों से हमारी चर्चा हो रही थी, लेकिन आज आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। और सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। आप छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों को भी प्यार देते रहें, आप अपना आशीर्वाद देते रहें, हम जैसे कलाकारों को अपना प्रेम देते रहें, ताकि हमारी फ़िल्में और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को एक
नया अवसर मिले, सक्सेस होते रहे फ़िल्में। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल राजेश जी की आने वाली बहुत सी फ़िल्में हैं, बहुत सी वेब सीरीज़ हैं, ज़रूर देखिए और ऐसे ही राजेश जी को, छत्तीसगढ़ को, हमारे देश को और स्वराज मिशन के द प्रकाश पुंज शो को प्यार देते रहिए, अपना दुलार देते रहिए। आने वाले एपिसोड में एक ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।